विजिबल है ना सबको? सो स्पेक्ट्रल लाइंस हम लोगों ने कल देखा था, ठीक है। उसके बाद स्पेक्ट्रल सीरीज में हम लोगों ने ये देखा था एच अल्फा ये गामा सीरीज का है, ये विजिबल रीजन में हमने देखा था। इसकी जो वेवलेंथ होती है सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसको रेड कलर है बोलते हैं। रेड कलर यहाँ पर जो भी अपीयर होगा, ठीक। उसके बाद फिर एच बीटा था, एच गामा, फिर एच डेल्टा, और लोएस्ट वेवलेंथ कब होगा? एच इन्फिनिटी के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो एक्चुअली जो आपको नोट्स मिला था, नोट्स में आपको है ना ये वाली पोर्शन जो कैलकुलेशन वाली है, ये वेवलेंथ कैसे हमने निकाल के दिखाया है, ठीक है, ये आपको नोट्स में है नहीं, तो आप उसमें नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है। समझ गए? दिस मस्ट बी इंक्लूड इन नोट्स, ठीक है। नोट्स में आपको ये चीज नहीं मिला है, तो आप इसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको नोट्स में ये सारी बातें दी हुई है, और इस चीज को भी आपको डालना है उसमें कि एच इन्फिनिटी के करस्पॉन्डिंग ये है ना, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बार्मर सीरीज करस्पॉन्डिंग टू एन इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। बाकी ये सब तो नोट्स में है ही, ओके। तो ये था आपका स्पेक्ट्रल लाइंस। अब नेक्स्ट आता है आपका बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है, ये है क्या? इसमें क्या हुआ था कि रदरफोर्ड जो है, आप लोगों ने पढ़ ही रखा है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है। तो उसमें रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर हम क्लासिकल थियरी की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in an orbit, it radiates because the electrons are accelerated charged particles when it moves on a circular path. So it will radiate some amount of energy, and finally it it will fall into the nucleus by releasing by radiating its, yeah, by losing its energy, and hence we can say that the structure of atom vanishes. It reduces to nucleus only, okay. So there is some necessity to rectify the Rutherford model of an atom, ठीक है। तो उसी के रदरफोर्ड के ही लैब में काफी सालों से काफी महीनों तक काम करने वाले एक साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था नील्स बोर, ठीक है। नील्स बोर जो है 1885 में उनका बर्थ हुआ था, 1962 में वो खत्म हो गए थे। उन्होंने 1912 में, है ना, उनके ही लैब में, रदरफोर्ड के लेबोरेटरी में वो काम करते थे, ठीक है, पढ़ते थे, ठीक है। नील्स बोर स्टडीड इन दिस, और वहां पर उनको ये कन्विंस हुआ कि जो है रदरफोर्ड मॉडल जो है, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, वो सही है, ठीक है। वो बहुत ज्यादा रिसर्च किए और उनको भी वहां पर ये समझने को मिला। सिर्फ उन्होंने एक चीज ऐड किया कि जो रदरफोर्ड की जो गलती है, मतलब कि ये न्यूक्लियस में जाके इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा, उसको उन्होंने रेक्टिफाई करने के लिए क्या कहा कि देखिए, इलेक्ट्रॉन्स ये जो है जब अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, ठीक है, तो हर एक ऑर्बिट के पास अपनी कुछ स्पेशल एनर्जी होती है, ठीक है। एनर्जी लेवल होते हैं, अलग अलग ऑर्बिट्स की अपनी एनर्जी लेवल होती है। उन्हीं एनर्जी लेवल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है, और वो फिक्स्ड एनर्जी से इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, और वो एनर्जी जो है लूज नहीं होता, ठीक है। समझ गए? अपने अपने ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स जो है फिक्स्ड एनर्जी स्टेट में फिक्स्ड एनर्जी के साथ रिवॉल्व करता रहता है, एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। ये जो है आपको क्लासिकल थ्योरी नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम थ्योरी। क्वांटम फिजिक्स में ये चीजें आती है। तो दो तरह का फिजिक्स होता है, क्वांटम फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स। तो जो रदरफोर्ड का जो मानना था, वो क्लासिकल के हिसाब से उनका जो है थ्योरी था।
बट नील्स बोर ने क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम फिजिक्स को जो है अप्लाई किया, और उन्होंने यही कहा कि ऐसा जो है नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज करता जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो इन्होंने जो है क्वांटम के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया, और उसके बाद उन्होंने तीन पोस्टुलेट्स दिए। नील्स बोर ने तीन पोस्टुलेट दिए जो काफी इंपॉर्टेंट है, और आज तक उन्हीं के पोस्टुलेट्स के बेस पे हम लोग जो है एटम के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। और ये पोस्टुलेट्स रदरफोर्ड के मॉडल को वायलेट नहीं करता है, उनको और ज्यादा मजबूत करता है, और उसके बारे में थोड़ा और आगे की बात बताता है। जिसमें पहला पोस्टुलेट है बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट वाज। ये तीनों के तीनों पोस्टुलेट आपको बिल्कुल अच्छे से याद रहने चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और सीक्वेंस में भी याद रखना है, ज्यादा अच्छा रहेगा। Bohr's first postulate was an electron in an atom could revolve in certain stable orbits। ठीक है, जैसे ये ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में कुछ, ये स्टेबल ऑर्बिट है, इसमें रिवॉल्व करता रहेगा करता रहेगा। ठीक है, इसमें भी है, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा, वो ट्रांजिशन नहीं करेगा अपनी इच्छा से। ठीक है, जब उसके ऊपर, जब तक हमने कोई भी एक्सटर्नल कोई भी एक्साइटेशन एनर्जी नहीं दी। ठीक है, विदाउट द एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। इसने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है लेकिन कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता। ठीक है, समझ गए? और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है उसके अगेंस्ट में इसने ये अपना पोस्टुलेट दिया। So according to the postulate, each atom has certain stable states, एक element होता है जानते हैं लोग, in which it can exist, and each possible state has definite total energy, and these are called stationary states of the atom। तो आपको फर्स्ट पोस्टुलेट में यहाँ से यहाँ तक ही सिर्फ याद रखना है। ठीक है, बस, और उसके बारे में ये थोड़ी बहुत जानकारी है। सेकेंड पोस्टुलेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। सेकेंड पोस्टुलेट जो है डिफाइन करता है उन स्टेबल ऑर्बिट्स को। ये जो फर्स्ट पोस्टुलेट है उस उसी पोस्टुलेट को ये उसमें जो है स्टेबल ऑर्बिट के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये स्टेबल ऑर्बिट्स उसी को ये डिफाइन करता है। क्या कहता है बोर कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच the angular momentum is some integral multiple of h upon 2 pi। ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर देगा। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करेगा, किसमें? ओनली स्टेबल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा, और इस स्टेबल ऑर्बिट का, ठीक है, जो एंगुलर मोमेंटम होगा, है ना, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, अगर उसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा तो। ठीक है, तो इन स्टेबल ऑर्बिट्स का उसने ये बता दिया कि एंगुलर मोमेंटम इज, है ना, जिस जिस स्टेबल ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम जो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई है ना, h अपॉन 2 पाई है, जहाँ h आपको मालूम है प्लैंक कांस्टेंट होता है। ठीक, तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम का यहाँ से फॉर्मूला हो गया NH अपॉन 2 पाई। सिंपल है, फर्स्ट टू पोस्टुलेट्स आपको आसानी से याद हो गया। पहला बोलता है कि स्टेबल ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा और विदाउट एमिशन ऑफ एनी रेडिएंट एनर्जी। दूसरा बोलता है उन स्टेबल ऑर्बिट्स में, है ना, जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई है, जिसमें h अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में, है ना, एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा ही नहीं। ठीक है, समझ गए? क्लियर है? तो सिर्फ h अपॉन 2 पाई वाले, जैसे और भी ऑर्बिट्स हो सकते हैं इसके आसपास, ऐसे हजारों लाखों हो सकते हैं, लेकिन स्टेबल ऑर्बिट्स में जो इस ऑर्बिट्स स्टेबल है उसका जो एंगुलर मोमेंटम है उसमें, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ठीक है, सिंपल। अब तीसरी बात आ रही है जो आप लोगों के दिमाग में चल रही है कि न्यूक्लियर, ठीक है, लेकिन हम इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं। ठीक, तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं
तो हो सकता है कभी तो ऐसा हो कि इलेक्ट्रॉन, हम लोग पढ़े भी हैं कि अपनी एनर्जी जो है लूज गेन करके एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाती है। हाँ जाती है, वही उसी के बारे में थर्ड पोस्टुलेट है। क्या कहता है थर्ड पोस्टुलेट कि अगर एक इलेक्ट्रॉन, है ना, एन इलेक्ट्रॉन माइट मेक ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ इट्स स्पेसिफाइड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट टू अनदर ऑफ लोअर एनर्जी, मीन्स इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में ये जा सकता है। ठीक है, कैसे जाएगा? When it is the a photon is emitted having energy equal to the energy difference between the initial and final states। ठीक है, मीन्स अभी आपको बताया, जैसे ये मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है। अब अगर अभी आपको ये भी बताया कि हर एक ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी की लेवल होती है। ठीक है, इसके बारे में अभी हम नेक्स्ट टॉपिक वही पढ़ने जा रहे हैं, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट। ठीक है, या एनर्जी ऑफ इन एनथ ऑर्बिट। तो हर एक ऑर्बिट की एनर्जी जो है फिक्स्ड होती है, इसकी भी एक फिक्स होगी, इसकी भी फिक्स होगी, इसकी भी फिक्स होगी। जब इलेक्ट्रॉन, है ना, किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जाएगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि इसके पास मतलब एक एनर्जी स्टेट, चाहे वो नीचे से ऊपर भी जा सकता है, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो मतलब उसको लोअर एनर्जी स्टेट से अगर हायर एनर्जी स्टेट जाना है तो वो क्या करेगा? एनर्जी गेन करेगा। अगर हायर से लोअर में आएगा तो वो क्या करेगा? ठीक है, एनर्जी को लूज करेगा। ठीक है, एंड कितना एनर्जी लूज करेगा? तो दोनों एनर्जी, दोनों के जो स्टेबल ऑर्बिट्स के जो एनर्जी का डिफरेंस है, जैसे मान लीजिए इसका, आप लोग जैसे जानते होंगे, इसका -13.6 जूल होता है फर्स्ट वाले का। ठीक है, सेकेंड वाले का 12.09 होता है। ठीक है, फिर 10 पॉइंट समथिंग 5 होता है। तो 10.09 ऐसे कुछ होता है, अभी पढ़ेंगे हम लोग। तो इसका और इसका जो एनर्जी का डिफरेंस है, उतनी एनर्जी का ये फोटोन जो है वो रिलीज करेगा। तो फोटोन एनर्जी पैकेट्स होते हैं। ठीक है, जिसके बारे में वेव ऑप्टिक्स में भी दिया हुआ है, डुअल नेचर में भी दिया हुआ है। ठीक है, फोटोन इज एमिटेड हैविंग इक्वल एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ठीक है, सो एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एच न्यू होता है, एंड दिस एनर्जी एच न्यू इक्वल्स टू ई आई माइनस ई एफ। मीन्स ये अगर इनिशियल एनर्जी स्टेट है ई आई, और दूसरे वाले का ये फाइनल एनर्जी है, फाइनल मतलब फाइनल ऑर्बिट है, तो उसका जो एनर्जी है ई एफ है। तो ई आई माइनस ई एफ, इस दोनों का जो एनर्जी का डिफरेंस है, दैट इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, बस। और उसमें जो न्यू है वो फ्रिक्वेंसी है किसकी? एमिटेड फोटोन की। तो उतनी फ्रिक्वेंसी से फोटोन की उतनी फ्रिक्वेंसी होगी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करेगा एक से दूसरे में। ठीक है, सो दीज वर द थ्री पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स। याद हो गया होगा सबको। पहला पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करेगा एक सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स में। दूसरा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई होना चाहिए जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है, उसका एंगुलर मोमेंटम। तीसरा, अगर एक ऑर्बिट में जा रहा है तो एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन रिलीज करेगा। कितना? कि उस फ्रिक्वेंसी, उसकी जो फोटोन की जो फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है, वो होगा एच न्यू इज इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस ऑफ द टू ऑर्बिट्स, है ना। उसमें न्यू हम लोग निकाल लेंगे, एनर्जी डिफरेंस डिवाइडेड बाई एच करके। ठीक है, क्लियर है इतना? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक में तो बोलिए, कुछ पूछना है? बोर्स के तीनों पोस्टुलेट्स क्लियर हो गए सबको? अरे हाँ नहीं, कुछ तो बोलो। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, बोर्स पोस्टुलेट। तो इसमें जो है आप लोगों को बोर्स पोस्टुलेट्स यहाँ नोट्स में भी दिया हुआ है, तो आप उसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बोर्स रेडियस। ठीक है, जो ये वाला टॉपिक आपको बुक में दिया हुआ है, बट उसमें क्या है, ये टॉपिक पूरा डेरिवेशन टाइप का है, और उसमें कैलकुलेशंस में एनसीईआरटी में क्या किया है, मतलब डायरेक्टली लिख दिया है, स्टेप जो है बीच के 2-3 स्टेप मिस किए हुए हैं, इसलिए मैं इससे आपको बता दे रहा हूँ।
तो आप लोग इसी से पढ़ लीजिएगा, और उसमें भी वही सारी चीजें लिखी हुई है, बट स्टेप्स मिसिंग है, तो आपको जैसे जो करना है कर लीजिएगा। तो काफी लंबा डेरिवेशन है, आप लोग बिल्कुल पेशेंटली इसको ध्यान से समझते जाइए। इसी डेरिवेशन को आज हर एक बच्चे को 3-3 बार लिखना है, ठीक है, या 2 बार, आपको जितनी बार में अच्छे से समझ में आ जाए, याद हो जाए, ठीक है, और लिख के मेरे को सेंड करना है, ठीक है, अपने से, बिना देखे हुए पूरा डेरिवेशन, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे सेंड करते हैं। सो दिस इज, है ना, ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv² अपॉन r, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है E² अपॉन 4πε0r²। अब एक्चुअली हम लोग पढ़ रहे हैं बोर्स रेडियस, ठीक है, बट ध्यान से देखिएगा, इसमें हम लोग क्या है, ये जो है एक न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ इसके ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, ये, तो हर एक ऑर्बिट का रेडियस अलग अलग होता है। जैसे इसका r1 ये हो गया, r2 ये हो गया, ये इसका रेडियस r3 हो गया, है ना। तो rn एक हम लोग मान लेते हैं रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। उसी तरह से हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी। इसमें मान लीजिए v1 होगी, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी स्पीड अलग अलग होगी, इसमें v2 होगी, इसमें v3 होगी। तो हम लोग nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है रिवॉल्व करने की, उसको vn मान लेते हैं। rn और vn समझ में आ गया सबको क्या है? तो vn इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, rn इज रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, और m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये जो m दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉन का मास है जो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक। तो यहाँ से आप देखिए, जब सॉल्व करेंगे तो एक rn और एक rn कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आपको, और मास तो रहेगा, तो vn² की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी? आप लोग ध्यान दीजिए, vn², ये m जो है बस नीचे आ जाएगा, ठीक है, बाकी सारी चीजें एचटीवी रहेगी। E²/4πε0 rn, उधर चले गया, ठीक है, नहीं rn तो यही है, और सिर्फ m इधर चले जाएगा, ठीक है, यहाँ आ गया, क्लियर। तो यहाँ से vn² की वैल्यू हमने निकाल ली है, ठीक। अब हम लोग सेकेंड पोस्टुलेट, बोर्स का जो सेकेंड पोस्टुलेट था वो क्या कहता है कि L जो एंगुलर मोमेंटम होगा दैट इज इक्वल टू mvr, है ना। एंगुलर मोमेंटम हम लोग पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, रोटेशनल डायनेमिक्स में। लीनियर मोमेंटम होता है m इंटू वी, और एंगुलर मोमेंटम उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिए तो एंगुलर मोमेंटम बन जाएगा, तो mvr हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? तो एंगुलर मोमेंटम हो गया mvr, ठीक। तो दिस एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, हमने अभी देखा था, nh/2π, बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से हम लोग r की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। 2 बार निकालना है, एक बार r की वैल्यू निकालना है और एक बार vn की वैल्यू निकालना है, v की वैल्यू, और इसी से पूरा इक्वेशन भी रखना है। तो अभी हमने क्या किया, r की वैल्यू निकाली यहाँ से, ठीक है। क्या करना है हम लोग को, एक बार वेलोसिटी फाइंड करना है और एक बार रेडियस फाइंड करना है। तो जब हम लोग को वेलोसिटी फाइंड करना है तो रेडियस को निकाल के पुट करेंगे तो वेलोसिटी निकल जाएगी, और जब वेलोसिटी निकालना है तो, सॉरी, जब रेडियस निकालना है तो वेलोसिटी की वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे, रेडियस निकल जाएगा। तो आर की वैल्यू हो गया NH/2π, और ये जो m and put this value of Rn in equation number 1। इक्वेशन नंबर 1 आपका ये है जहां से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो उसमें vn² इक्वल टू था ना, ये vn² इक्वल टू E²/4πε0 m इंटू rn। तो यहाँ पर rn है तो rn की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया हमने, ठीक है। तो rn यहाँ पर था तो rn की वैल्यू nh/2π, तो 2π ऊपर चले जाएगा और mvn भी ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, एक vn और एक ये vn कैंसल आउट हो जाएगा, तो वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट यहाँ से आपको डिराइव हो गया, क्या, E²/4πε0। अच्छा, एक m भी कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा, nh/2π, ठीक है। या ये 2π को ऊपर भी कर सकते हैं, 2π यहाँ हो जाएगा तो अपॉन में nh हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है सबको? जैसे भी आपको अच्छा लगे।
यानी इस यहाँ से हमारा वीएन का जो है फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट अगर हम लोगों को निकालना है तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 या क्वेश्चन नंबर 8 आपको इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होगा। ठीक है, दो चीज है, एक है आर एन रेडियस इन nth ऑर्बिट और एक है वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है इसी बेस पे है, आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, कौन सा है। आज आपको क्या करना है, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको कंप्लीट करना है एक्सरसाइज के। ठीक है, समझ गए ना। यस सर। अब देखिए यहाँ से वी एन वेलोसिटी इन अर्थ ऑर्बिट निकल गया। अब आपको फिर से आर एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आर एन की वैल्यू निकालने के लिए अभी आपको मैंने बताया, अब क्या यहाँ से निकाल लेंगे, डिराइव कर लेंगे, वी एन की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो वी एन की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। एक बार हमने क्या किया, आर एन की वैल्यू निकाल के फर्स्ट में पुट कर दिया, तो यहाँ से वी एन निकल गया। और एक बार हम क्या कर रहे हैं कि वी एन की वैल्यू को निकाल लेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे तो आर एन निकल जाएगा। तो अब हम लोग को आर एन निकालना है, तो क्या करेंगे, वी एन की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो वी एन कितना हो जाएगा, एन एच अपॉन 2 पाई डिवाइडेड बाई एम आर एन। ठीक है, वी एन की वैल्यू हो गई एन एच अपॉन 2 पाई और 1/m/n। ठीक है, अब इस वी एन की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे हम लोग, फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर। तो वी एन का स्क्वायर है तो पुट कर दीजिए वी एन का स्क्वायर, है ना, एन एच अपॉन 2 पाई 1/m/n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। ठीक, अब इसको स्क्वायर कीजिए, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर 1/m² r n², और इधर भी ये पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ से आप देखिए क्या आ गया आपको कि आर एन स्क्वायर है, तो एक आर एन जो है आपका इस आर एन से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक एम जो है इसका एक स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ गए सब कोई। तो अब आपको क्या मिला, इस आर एन की वैल्यू, तो ये आर एन जो है यहाँ रह जाएगा, यानी इसको उधर भेज दीजिए। बाकी सारी चीजें देखिए कैसे एडजस्ट होगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये आर एन जो है वहां चले गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये सब ये वाली चीजें उधर चली जाएंगी। तो देखिए एन एच अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर है, 4 पाई एप्सिलन है अपॉन में ये ई स्क्वायर जो है वो इधर नीचे आ जाएगा यहाँ पर, तो अपॉन में ई स्क्वायर और 1/m बच जाएगा। आगे बात समझ में सबको, कैलकुलेशन। ठीक है, यही सब कैलकुलेशन जो है डायरेक्टली एनसीईआरटी में सीधा 2-3 स्टेप छोड़ के लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए स्टेप वाइज किया है, बस यही फायदा है। तो तो यहाँ से आर एन की वैल्यू हो गई आपकी। अब इसको थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से एन की वैल्यू एन स्क्वायर निकाल लेते हैं, और ये जो एम अकेला था उसको एन एम एक साथ कर देते हैं, तो एन स्क्वायर अपॉन एम हो गया यहाँ से। अब यहाँ पे बचा एच अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, बोलिए। दिस इज द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ठीक है, समझ आ रहा है सबको। अरे हाँ नहीं कुछ तो बोलो। यस सर। यस सर। ओके, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो वैल्यू है आर एन की, इसमें देखते चलिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है, ई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, एच कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ कौन वेरी कर रहा है, कौन वेरी कर रहा है, एन स्क्वायर। कोई नहीं बोलेगा, कौन वेरी कर रहा है, एन स्क्वायर। यस, एल स्क्वायर। ठीक है, आवाज ठीक से आ रही है ना, कि कोई दिक्कत है आप लोगों को आवाज में। हाँ, आ रही है सर। आ रही है सर। ठीक है। सो आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को ये पता चल गया, यानी कि अगर हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है तो उसका रेडियस अगर हमारा, है ना, फर्स्ट ऑर्बिट है उसका रेडियस अगर आर है, तो सेकंड ऑर्बिट का रेडियस क्या हो जाएगा, 4r। नहीं समझ में आया, थर्ड ऑर्बिट का रेडियस क्या हो जाएगा, 9r। नहीं समझे, एन स्क्वायर है ना, समझ ही नहीं आ रहा है किसी को ये सब। हम्म,
अरे हाँ नहीं, कुछ तो बोलो। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ? नहीं आ रहा है क्या समझ में? एक और बार बताओ ना। No, sir. अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में, ठीक है, एन है ना, एन एन इक्वल्स टू क्या हो गया, 1। तो आर, जैसे मान लीजिए इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर एन इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर टाइम्स सम कांस्टेंट कर देते हैं के, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में आर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, के हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड ऑर्बिट में आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 का स्क्वायर 4 इंटू के, तो 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी। अगर फर्स्ट ऑर्बिट ये है तो 4 टाइम्स बड़ा होगा इसका सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है। थर्ड ऑर्बिट क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 इंटू के, तो थर्ड ऑर्बिट और भी बड़ा होगा, है ना। नहीं समझे? जैसे ये के शेल है, ये यस एल सर। है, तो के शेल और एल शेल में जो है डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 4 गुना बड़ा होगा ये एल शेल, और एम शेल जो है 9 गुना बड़ा होगा इसके रिस्पेक्ट में। अब समझ आ रहा है सबको? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा हेडिंग था बोर्स रेडियस, वो फाइंड करते हैं। बोर रेडियस किसको बोलते हैं, जो फर्स्ट वाला ऑर्बिट होता है हाइड्रोजन, क्योंकि बोर मॉडल जो है वो बेसिकली जो इसमें जो स्पेक्ट्रम वगैरह सब होता है वो जनरली हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए ही सिर्फ होता है। तो सबसे पहला वाला जो है ना हाइड्रोजन का, जो हाइड्रोजन में कितने शेल होते हैं, एक ही शेल होंगे, के एल एम एन में सिर्फ के ही तो होता है हाइड्रोजन के पास, पता है ना ये सब। यस सर। 1H1 तो एक शेल है। तो एक शेल है तो इसका रेडियस क्या होगा, एन की जगह कितना पुट करना पड़ेगा, 1। नहीं समझे बात को, 1 पुट करना है, ठीक है। तो ये देखिए ये फॉर्मूला था हमारा आर एन का, मतलब किसका, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। तो इसमें एन की जगह पे हम लोग 1 पुट कर देंगे, ठीक है। और बाकी सारी चीजें देखिए, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच प्लैंक कांस्टेंट, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे, ई की वैल्यू पुट कर देंगे। इन सब की वैल्यू जब पुट कर देंगे तो हम लोग को फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकल जाएगा, ठीक है, वो निकाल देते हैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच, पाई, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ई की वैल्यू, सब की वैल्यू पुट कर दिए। तो जो रेडियस आया हमारा फर्स्ट ऑर्बिट में वो आता है 5.29 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं घर में बैठ के आराम से स्थिर से, ठीक है। सो दिस इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। ओके, आई बात समझ में कि नहीं आई? अरे यस हाँ सर। नहीं बोलो। Yes, sir. तो फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस होता है, बोर्स रेडियस, उसी को बोलते हैं, दिस इज 5.29 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। अब ये हो गया। अब फिर आर एन की वैल्यू ये थी आपकी, उसको थोड़ा सा हमने क्या किया, सिंप्लीफाई कर दिया कटा पिटा के, है ना। ये सब h/2 पाई का होल स्क्वायर कर देते हैं, करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सब काट पीट के जब हम लोग सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है, तो इसमें आपको पाई पाई कट जाएगा, है ना, 4 4 कट जाएगा। तो उसके बाद ये बच जाता है, ये चीज यहाँ पर कुछ नहीं है, ये हमारा नोट में था, पोटेंशियल और काइनेटिक वाला, ठीक है। ये बीच में इसका मिल जाएगा। तो एन स्क्वायर अपॉन, है ना, देखिए एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई एम ई स्क्वायर पाई, ठीक है। तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई पाई एम, ये फॉर्मूला आपको याद होता है, ठीक है, याद रखेगा। अरे हाँ नहीं, कुछ तो बोलो। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए यही चीज रहेगा, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम स्क्वायर, एन की वैल्यू पुट कर देंगे तो, एंड दिस इज ऑल बोर्स रेडियस एंड डिवाइडेड बाई ए नॉट, ठीक है। एंड दिस ए नॉट इक्वल्स टू दिस बोर्स रेडियस। यहाँ तक हो गया। अभी खत्म नहीं हुआ वो डेरिवेशन, अभी कंटिन्यू है,
ठीक है। अब यहाँ पे आता है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। टोटल एनर्जी भी हम लोगों को निकालना है, ठीक है। बोर्स रेडियस वो हो गया। अब टोटल एनर्जी देखना है हर एक ऑर्बिट का। जो अभी हम आपको मैंने बताया था ना कि हर एक ऑर्बिट की अपनी कुछ फिक्स्ड एनर्जी होती है, ठीक है। वो भी अभी हम लोग डिराइव करेंगे। देखिए टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे, -e²/8πε0r। पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़े हैं? टोटल एनर्जी पढ़ चुके हैं ना? Yes, sir. हाँ, तो ये था इतना। अब हमारा यहाँ से आर एन की वैल्यू जो है वो कितनी थी, अभी हम लोगों ने डिराइव किया था। आर एन की वैल्यू कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, ये रहा, ठीक है। ये है आर एन की वैल्यू, n²/m/2π²4πε0/e², ठीक है। तो उस आर एन की जो वैल्यू है इस वाले इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए खतरनाक इक्वेशन बन जाएगा ये, -e²/8πε0 ये हो गया। उसके बाद फिर आर एन की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो इसको पलट देंगे क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, तो m/n² हो गया। h/2π का होल स्क्वायर है तो 4π²/h² हो गया। 4π ये भी पलट जाएगा, e²/4πε0 हो जाएगा। तो सब इसमें से जो जो कट रहा है कट पीट के ये हो जाएगा, माइनस तो आएगा ही आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, टोटल एनर्जी माइनस में रहता है। तो -me⁴ क्या है ये 4/8 है ना, n²h²ε0²। ये आपको ये सब याद रखना है, ठीक है। फॉर्मूला कल मैं पूछूंगा ये सब सबसे। रेडियस इन nth ऑर्बिट का फॉर्मूला ये बताइए, ये वाला, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए रट्टा, ठीक है। 4-5 बार आप इसको पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगा, ठीक है। ये भी रटना है इसको, ठीक है। ये सब फॉर्मूले आपको डायरेक्टली दिमाग में याद रहना चाहिए, उसका बहुत फायदा होगा, ठीक है। सो दिस इज द एनर्जी इन nth ऑर्बिट, ठीक। nth ऑर्बिट में किसी भी ऑर्बिट में आपको अगर एनर्जी निकालना है सीधा यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन इससे भी अच्छा रामबाण इलाज है अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए फिर से देखिए यहाँ पर सब कुछ कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई की वैल्यू है ना, एच प्लैंक कांस्टेंट, ε0 सब कुछ कांस्टेंट है, ठीक। तो सबकी वैल्यू को भी हम लोग एक बार पुट करके ही देख लेते हैं। तो जब पुट करके देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका -2.18 × 10⁻18 जूल डिवाइडेड बाई n², ठीक है। कितना है, यानी n² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए रेडियस क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था n² के, और एनर्जी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है n² के। बस इतना सा है दोनों में अंतर, ठीक है। तो आप देखिए ये चीज आपको ध्यान में रहेगा। अब ये जूल है, इसको हम लोग जो है यहाँ पर इस चैप्टर में जो कैलकुलेशंस करते हैं वो मोस्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करते हैं। और आपको मैंने बताया है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से है ना, एक डेसिमल हटेगा, डेसिमल हटेगा तो यहाँ पे एक 0 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 10⁻⁻, ये देखिए 10 × 10⁻⁻19 करेंगे तो 10⁻⁻18 बन जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। सिर्फ क्या बचा, -218 और डिवाइडेड बाय कितना, 16, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 16 1 जा 16 होगा, ठीक है। बचेगा यहाँ पर कितना, 58 हुआ, तो 58 है तो 16 3 जा 48 होता है, ठीक है। अभी भी कितना बचेगा, 10 बचेगा, डेसिमल डाले तो 16, फिर अब डेसिमल है तो 100 आ गया, तो 16 6 जा 96, यानी कि 13.6 के आसपास ये आता है। सो -13.6 डिवाइडेड बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, ठीक है। तो आपको क्या है, दोनों चीजें याद रखना है, ये भी याद रखना है और जूल वाला भी याद रखना है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। ध्यान में रखिए ये सब रेक्टिफिकेशन है, 4 बार 5 बार जैसे ही आप लिखेंगे ना कॉपी में, पूरा डेरिवेशन सब आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये रटा हुआ रहने से बहुत फायदा है, ये सब चीज जल्दी याद नहीं होता है, हम लोगों को भी याद नहीं होता है, तो आपको ज्यादा बार पढ़ेंगे तभी याद होगा, ठीक है। हो गया ये सब बात क्लियर। तो ये है आपका, तो यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट कितना हो जाएगा, n = 1 रखेंगे तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ठीक है।
और सेकेंड ऑर्बिट में करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो इसी तरह से जो है ये वैल्यूज आती रहेगी, अभी हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है। सो यहाँ पर जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, वो उसकी वैल्यू कितनी नेगेटिव है। तो नेगेटिव का मतलब यहाँ पर ये भी पेपर में आ सकता है कि द नेगेटिव साइन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एन ऑर्बिट मीन्स द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड विद द न्यूक्लियस, दिस इलेक्ट्रॉन इज बाउंड विद द न्यूक्लियस, ठीक है, समझ आया सबको। Thus, the energy will be required to remove from the hydrogen atom, ठीक है। ये जो है इतनी एनर्जी से कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंडेड होता है न्यूक्लियस से। तो आप समझ सकते हैं कि एक ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये कुछ एनर्जी है इसके पास, उस एनर्जी से ये न्यूक्लियस से बाउंडेड है। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को जब आप यहाँ से हटाएंगे, दूसरे ऑर्बिट में लेके जाएंगे, तो उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी इसको, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर ले जाने के लिए +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, तभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होगा, ठीक है। उसी के बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक खतरनाक बात आती है। ये जो डेरिवेशन था, हमने मान के चला था कि ये पाथ सर्कुलर है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स का हमने स्टार्ट में लिया था, ठीक है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि ये जो है वो क्या बोलते हैं, सोलर के जैसा, मतलब कॉन्सेप्ट था इसका, प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एन एटम, यानी सन के चारों तरफ प्लेनेट जो मूव करता है, तो वो तो सन के चारों तरफ जो प्लेनेट मूव करता है वो इलिप्टिकल पाथ होता है, सर्कुलर पाथ तो होता नहीं है, ठीक है। तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सारा, इलिप्स में तो ये फॉर्मूला नहीं होता mv²/r सेंटीमीटर फोर्स, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। तो ये अगर हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो जितना भी पढ़े हैं वो सब गलत हो गया अभी तक में, ठीक है। लेकिन देखिए एक से एक बड़े बड़े साइंटिस्ट आते हैं, ठीक है। एक नाम था अर्नोल्ड समरफील्ड करके, ठीक है। तो अर्नोल्ड समरफील्ड एक जर्मनी का फिजिसिस्ट था। उन्होंने क्या कहा कि अगर हम रिस्ट्रिक्शंस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स को हटा देते हैं, रिलैक्स कर देते हैं, ठीक है, उनके अगर सर्कुलर ऑर्बिट्स में जो रिस्ट्रिक्शंस है उनको अगर रिमूव कर देते हैं, तो ये जो फॉर्मूला है, ये सब जो डेरिवेशन है और फॉर्मूले हैं, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स के लिए भी वैलिड है। तो इसका मतलब अभी तक में हमने जो भी पढ़ा वो गलत नहीं था, सही था। इन रदरफोर्ड और बोर्ड मॉडल को ये चाहते तो गड़बड़ कर सकते थे, लेकिन इन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये बता दिया कि ज्यादा कोई एरर नहीं है, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स के लिए ये वैलिड है ये कैलकुलेशन, ठीक है, समझ आया क्या सबको। तो इसी के ऊपर में एक ये डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको बढ़िया से नहीं दिया हुआ है तो आपको खुद से समझना है। देखिए पहला वाला जो है ये रेडियस और एनर्जी का डायग्राम है, ठीक है। तो आप लोग इसको खुद से बनाइएगा, सब मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये है आपका न्यूक्लियस, ये है आपका फर्स्ट अगर सपोज ऑर्बिट, ठीक है, तो इसका रेडियस है r1, ठीक, दूसरे का रेडियस है r2, ठीक है। तो r2 कितना हो जाएगा, दिस r2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स r1, और सेकंड वाले इसमें जो एनर्जी होगी दैट इज E1, ठीक है। तो सेकंड वाले शेल की जो एनर्जी होगी E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, -13.6 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, यानी कि E1/4, इसको हम लोग क्या लिख देंगे, E2 इज इक्वल टू E1/4। फिर जो थर्ड वाला शेल होगा बनाएंगे, थर्ड शेल बनाइएगा, उसमें लिख दीजिएगा R3 इज इक्वल टू 9R1, समझ आ रहा है सबको, है। और En कितना हो जाएगा, E3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E1 डिवाइडेड बाई कितना, 9, ठीक है। उसी तरह से फोर्थ ऑर्बिट जब हम लोग बनाएंगे, ठीक है, फोर्थ ऑर्बिट जो बनाएंगे तो उसमें हम लोग क्या लिख देंगे, R4 इज इक्वल टू कितना, 16 टाइम्स R1, ठीक है। और एनर्जी इन फोर्थ ऑर्बिट क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले ऑर्बिट का एनर्जी का 16 टाइम्स कम हो जाएगा, समझ गए ना। इस तरह से आप एक डायग्राम बना लीजिएगा, समझ गए कि नहीं समझे, यस सर। हम्म, ठीक है।
उसके बाद फिर देखिए एक और टॉपिक आ जाता है यहाँ से, कन्फर्मेशन ऑफ बोर मॉडल। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख ही लेते हैं जल्दी जल्दी में। ठीक है, कन्फर्मेशन ऑफ बोर मॉडल। ठीक है, बोर मॉडल को हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि ये सही है या गलत है। ठीक है, ये कैसे होगा, हमने उसमें रीडबर्ग बोर मॉडल से बामर फार्मूले को हम लोग, वो बामर फार्मूले में जो रीडबर्ग कांस्टेंट था उसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि रीडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। अगर बोर मॉडल भी उसी वैल्यू को सेटिस्फाई करता है इसका मतलब सही है। तो ये भी पेपर में आता है कई बार कि हाउ विल यू कंफर्म बोर मॉडल। ठीक है, तो उसको देखते हैं। तो हम लोग बामर फार्मूला से स्टार्ट करते हैं। बामर ने कहा था कि 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 1/NF² माइनस 1/NI²। ठीक है, NF और NI क्या है, मतलब ये जैसे फाइनल स्टेट क्या था, 2 था। ठीक है, और स्टार्ट कहाँ से होता था, 3 4 5 से, है ना। तो ये है वो बामर में। अब लैम्डा की सी इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं लैम्डा इंटू न्यू होता है। ठीक है, तो हम लोगों को क्योंकि 1/लैम्डा की वैल्यू चाहिए तो 1/लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो इट विल बी न्यू अपॉन सी। तो 1/लैम्डा की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, न्यू अपॉन सी। ठीक है, समझ गए, इज इक्वल टू आर इंटू समथिंग। तो न्यू की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, आर इंटू सी। ठीक है, न्यू की वैल्यू हो जाएगी आर इंटू सी 1/NF² माइनस 1/NI²। सो इस इक्वेशन को ध्यान में रखिए, ये इस पे हम लोग फिर से वापस आएंगे, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, अब हम लोग बोर मॉडल से चलते हैं। ये डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू कहाँ से आया, ये बोर्स थर्ड पॉस्टुलेट, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, दिस इज थर्ड पॉस्टुलेट ऑफ बोर्स। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं थर्ड पॉस्टुलेट। ठीक है, अब थर्ड पॉस्टुलेट क्या कहता है, एच न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई। तो एनर्जी इन, है ना, nth ऑर्बिट इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी, एच न्यू। अब एनर्जी जो होता था उसका फॉर्मूला आपको भी मैंने बोला था, रट लीजिए, काम आएगा, E² अपॉन M/E² अपॉन 8πε0r, है ना। यहाँ देखिए एनर्जी इन nth ऑर्बिट वाला कहाँ गया, ठीक है, ये था ना, ये भी है और ये है। ठीक है, एनर्जी इन दिस। ठीक है, E² अपॉन 8πε0rn। तो उसको हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, कहाँ गया, E² अपॉन 8πε0r। ठीक है, तो अब हम लोग को डिफरेंस है, तो इनिशियल तो आर आई, फाइनल है तो आर एन, आर एफ जो भी है फाइनल, फाइनल वाले ऑर्बिट का। ठीक है, अब एच न्यू इज इक्वल टू, एक और फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, यही ME²8ε0H² दिस। ठीक है, सॉरी एच यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, ME⁴ होगा ये फॉर्मूला, ME⁴ अभी लास्ट में हम लोग देखे थे ना, ME⁴ ये है ना, 8n²H²ε0²। ठीक है, तो इसलिए बोला था ये सब फॉर्मूला रट लीजिए, काम आएगा। आ जाओ जल्दी से। ठीक है, तो आई थिंक कि ये जो फॉर्मूला बीच में लिखा हुआ इसका यूज नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मूला का यूज यहाँ पर नहीं होना चाहिए, अभी देख लेते हैं। तो यहाँ से हो गया, अब माइनस साइन, यहाँ पर माइनस साइन जो है यहाँ पर हमने इधर ले लिया, अंदर में आ गया, NI² होना चाहिए था ना, अगर यहाँ माइनस लिखते यहाँ पर NI होता और यहाँ NF होता, तो माइनस जो है इसका अंदर ले लिए, तो NF पहले आ गया, NI बाद में आया। ठीक है, ये सब ध्यान में रखिएगा। तो 8n की जगह पे हमने 1 लिया हुआ है। ठीक है, H²ε0²। ठीक है, और इसको सॉल्व कर दिया है हमने, सिंप्लीफाई कर दिया, ME⁴, और ये जो h था यहाँ पे h नीचे आ गया, तो यहाँ H² था, अब ये क्या बन गया, H³ बन गया। ठीक है, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। ठीक, तो अब ये फ्रिक्वेंसी यहाँ से हमारा कहाँ से आ गया, अभी जो हम लोग एनर्जी थर्ड पोस्टुलेट से स्टार्ट किए थे और उसमें एनर्जी की जो वैल्यू आती थी वो हम लोग उस फॉर्मूले को यूज किए। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस वाले में, और क्योंकि वो बोर से रिलेटेड था, और फिर यहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी निकाला। अब ये फ्रीक्वेंसी हम लोग बामर वाली जो आई थी, बामर का जो इक्वेशन आया था उस फ्रीक्वेंसी से इसको हम लोग इक्वेट कर लेते हैं, कहाँ गया वो बामर वाला,
ठीक है, ये जो मैंने बोला था इस इक्वेशन को हम लोग वापस से यूज करेंगे। तो ये फ्रीक्वेंसी है, तो दैट इज आर सी 1/nf² माइनस 1/ni²। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आर सी 1 यहाँ पर इस न्यू की जगह पे हम लोग लिख देंगे आर सी 1 है ना nf/1/nf² माइनस 1/ni²। ठीक है, तो अब देखिए ये वाला चीज कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड, सिर्फ क्या बचेगा आर सी इज इक्वल टू इतना। ठीक है, तो आर सी इज इक्वल टू me4/8ε0h³। अभी मैंने आपको बताया करना क्या है, कुछ नहीं, रीडवर्क कांस्टेंट जो आर है उसकी वैल्यू को डिटरमाइन करना है। तो आर इज इक्वल हो जाएगा me4/8ε0h³ और ये सी नीचे आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग जब ये वैल्यूज को पुट करेंगे एम ई है ना सी स्पीड ऑफ लाइट ε0 एच प्लैंक कांस्टेंट सबकी वैल्यू पुट करेंगे, तो देखते हैं कि ये जो रीडवर्क कांस्टेंट की वैल्यू आती है दिस इज 1.03 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स आता है, और एक्चुअल में रीडवर्क कांस्टेंट हमने पढ़ा था 1.097 इंटू 10⁷। ठीक है, तो आप देखिए लगभग लगभग ये जो है बराबर है, ऑलमोस्ट इक्वल है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब है कि रीडवर्क कांस्टेंट की वैल्यू सेम आ रही है, तो इसका मतलब बोर्स जो थर्ड पोस्टुलेट है वो वेरीफाई हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक समझने में, कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा कल। ठीक है।